20 अप्रैल 1889 ऑस्ट्रिया के एक छोटे से सीमावर्ती शहर ब्राउन एम इन में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया एडोल्फ हिटलर। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बच्चा आगे चलकर इतिहास का सबसे विवादित चेहरा बन के सामने आने वाला है। आज इतिहासकार अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि अगर उस दिन वियना की कला अकेडमी में हिटलर को प्रवेश दे दिया होता तो दुनिया का इतिहास अलग होता। उसकी सोच कई सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत अनुभवों से मिलकर बनी थी। इस फाइल में दर्ज दस्तावेज बताते हैं कि यहीं से उसके भीतर एक ऐसी मानसिकता विकसित होने लगी जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हुई। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि जब कोई देश आर्थिक संकट से गुजरा है तब जनता किसी एक ऐसे नेता की ओर देखने लगती है जो बड़े बड़े वादे करता है। जर्मनी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से बदलने लगा। हिटलर ने पार्टी की बैठकों को बड़ी रैलियों में बदल दिया। छोटे छोटे भाषणों की जगह हजारों लोगों की भीड़ जुटने लगी। लोग उसे सुनने के लिए घंटों इंतजार करते थे। वह हर भाषण में एक ही बात दोहराता था, जर्मनी की गरीबी के कारण, जर्मनी की हार का कारण और देश की हर समस्या का कारण। वह कुछ खास समुदायों और राजनीतिक विरोधियों को बताता था। इतिहासकारों का मानना है कि यही वह दौर था जब हिटलर ने लोगों के गुस्से को एक दिशा देना शुरू कर दिया। हिटलर ने उसे अपना प्रचार मंत्री बनाया। गोएबल्स का मानना था अगर किसी झूठ को बार बार दोहराया जाए तो बहुत से लोग उसे सच मानने लगते हैं। यह कथन अक्सर गोएबल्स से जोड़ा जाता है। हालांकि इतिहासकार इस बात पर भी ध्यान दिलाते हैं कि उसका सटीक शब्दांकन विवादित था। कुछ ही दिनों बाद मार्च 1933 में जर्मन संसद में एक नया कानून लाया गया। कानून का नाम था एम्बलिंग एक्ट। सुनने में यह एक साधारण कानून लगता है, लेकिन वास्तव में यही वह दस्तावेज था जिसने जर्मनी के लोकतंत्र की कमर तोड़ दी। इस कानून के बाद हिटलर संसद की अनुमति के बिना भी कानून बना सकता था, यानी लोकतंत्र अब केवल नाम का रह गया था। फाइल नंबर में दर्ज दस्तावेज बताते हैं कि इसी कानून ने नाजी तानाशाही की वास्तविक शुरुआत की थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्पित और आप देख रहे हैं फाइल नंबर, और ये फाइल नंबर 1 का पहले एपिसोड का दूसरा पार्ट है। हम यहाँ सिर्फ किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं सुनाते हैं, बल्कि उसकी पूरी फाइल खोलते हैं, दस्तावेजों के साथ बताते हैं, घटनाओं के साथ बताते हैं और उन सवालों के साथ जिनके जवाब इतिहास में छिपे हुए हैं। आज हम खोल रहे हैं फाइल नंबर 1 के एपिसोड 1 के पार्ट 2 को। पिछले पार्ट में आपने देखा कि कैसे एक साधारण बच्चा आगे चलकर दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाहों में से एक बन गया। आपने जाना कि कला एकेडमी में उसे एडमिशन ना मिलने की वजह से पारिवारिक स्थितियां और प्रथम विश्व युद्ध के अनुभवों ने एडोल्फ हिटलर की सोच को किस तरह से बदल दिया था। आपने यह भी देखा कि कैसे हिटलर ने सत्ता तक पहुंचने का सफर तय किया, जर्मनी का शासक बना और सत्ता मिलते ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचलते हुए अपने विरोधियों का दमन शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरा देश उसकी तानाशाही के शासन के अधीन हो गया। अब शुरू होता है फाइल नंबर 1 के एपिसोड 1 का पार्ट 2। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने अपने विस्तारवादी अभियान की शुरुआत कैसे की, उसने किन देशों पर हमला करने की रणनीति बनाई, किस तरह एक एक करके उसने सैन्य अभियान चलाए और कैसे शुरुआती दौर में लगातार जीत हासिल करते हुए उसने यूरोप को युद्ध की आग में झोंक दिया। तो आइए शुरू करते हैं हिटलर की कहानी का अगला अध्याय। एडोल्फ हिटलर अब जर्मनी का शासक बन चुका था। अब उसके सामने ना कोई राजनीतिक विपक्ष था, ना कोई लोकतांत्रिक चुनौती थी और ना ही कोई ताकत थी जो उसके फैसलों को पलट सके। लेकिन हिटलर की महत्वाकांक्षा सिर्फ जर्मनी पर शासन करने की नहीं थी। वह एक ऐसा साम्राज्य बनाना चाहता था जहां पूरे यूरोप पर वह राज करे। उसका मानना था कि जर्मनी को अभी और जमीन चाहिए और उस जमीन पर सिर्फ वही लोग रहेंगे जिन्हें वह अपनी नस्ल के योग्य मानता था। यही सोच दुनिया के इतिहास को सबसे विनाशकारी युद्ध की ओर ले जाने वाली थी। 1938 में हिटलर ने बिना बड़ा युद्ध किए ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद उसकी नज़र चेकोस्लोवाकिया के सुडेनलैंड क्षेत्र पर पड़ी। यूरोप की बड़ी ताकतों ने युद्ध टालने के लिए उससे समझौता करने की कोशिश की, लेकिन हिटलर यही रुकने वाला नहीं था।
कुछ ही महीनों बाद उसने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। अब दुनिया समझ चुकी थी कि हिटलर के वादों पर भरोसा करना बहुत महंगा पड़ सकता है, लेकिन सबसे बड़ा फैसला अभी बाकी था। 1 सितंबर 1939 सुबह का समय जर्मन सेना ने पोलैंड की सीमा पार कर दी। टैंक आगे बढ़ रहे थे, आसमान से बम बरस रहे थे और कुछ ही घंटों में पूरा यूरोप एक युद्ध की आग में जलने लगा। इसी दिन शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब यह केवल 2 देशों की लड़ाई नहीं थी, पूरी दुनिया इसमें शामिल होने लगी थी। शुरुआती महीनों में हिटलर की सेना को लगातार सफलता मिलती रही। उसकी रणनीति को बिजली जैसी तेज लड़ाई कहा गया। तेज टैंक, तेज हवाई हमले और अचानक आक्रमण। कुछ ही समय में पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड और फिर फ्रांस पर भी जर्मन सेना ने अपना कब्जा जमा लिया। पूरी दुनिया हैरान थी कि जिस फ्रांस को यूरोप की सबसे मजबूत सेनाओं में गिना जाता था, वह कुछ ही हफ्तों में हार गया। अब ऐसा लग रहा था कि शायद हिटलर को रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। 1940 में हिटलर ने ब्रिटेन को झुकाने की कोशिश की। जर्मन विमानों ने लगातार बमबारी की। इसे इतिहास में बैटल ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है, लेकिन यह हिटलर की पहली बड़ी असफलता साबित हुई। ब्रिटेन ने हार नहीं मानी। अगर हिटलर यहीं रुक जाता तो शायद आगे की कहानी कुछ और होती, लेकिन उसने अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक गलती यही कर दी। 22 जून 1941 को हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। इस सैन्य अभियान को नाम दिया गया ऑपरेशन बारबासोरा। शुरुआत में जर्मन सेना तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन फिर आया रूस का मौसम, कड़ाके की ठंड, बर्फ, लंबी सप्लाई लाइन और सोवियत सेना का लगातार प्रतिरोध। धीरे धीरे जर्मन सेना कमजोर पड़ने लगी। फिर आया स्टालिनग्राड, एक ऐसा युद्ध जिसे इतिहासकार द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ मानते हैं। हजारों नहीं, लाखों सैनिक इस लड़ाई में मारे गए। आखिरकार जर्मनी की पूरी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। यहीं से हिटलर की जीत का सिलसिला टूट गया। लेकिन फाइल नंबर का सबसे काला अध्याय अभी बाकी है। युद्ध के दौरान हिटलर केवल देशों पर कब्जा नहीं करता था, वह इंसानों को उनकी पहचान के आधार पर खत्म करने की भी तैयारी कर रहा था। यहूदियों, रोम समुदाय, विकलांग लोगों, राजनीतिक विरोधियों और कई अन्य समूहों को एक एक करके गिरफ्तार किया जाने लगा। उन्हें ट्रेन में भरकर विशेष शिविरों में भेजा जाने लगा। इन शिविरों में कॉन्सेंट्रेशन कैंप कहा जाता था, लेकिन इसमें से कई शिविर असल में मौत के कारखाने बन चुके थे। 20 जनवरी 1942 बांजी सम्मेलन। यही नाजी अधिकारियों ने यहूदियों को फाइनल सॉल्यूशन यानी संगठित नरसंहार की योजना को औपचारिक रूप दिया। इसके बाद कई शिविर हुए, मानव इतिहास के सबसे भयावह प्रतीक बन गए। लाखों लोगों को गैस चैम्बरों में भरकर मार दिया गया। कई लोगों की भूख मौत से हो गई, कई की बीमारी से, और कई जबरन मजदूरी करते करते मर गए। इतिहासकारों के अनुसार करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई। इसके अलावा लाखों अन्य लोग भी इसी नाजी हिंसा का शिकार बने हुए हैं। यही कारण है कि होलोकॉस्ट मानव इतिहास के सबसे बड़े और सबसे संगठित नरसंहारों में गिना जाता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जर्मनी के भीतर ऐसे लोग थे जो हिटलर को रोकना चाहते थे, और इसी फाइल नंबर में दर्ज है एक बेहद दिलचस्प घटना। साल 1944 कुछ जर्मन सैन्य अधिकारियों ने फैसला किया कि अगर हिटलर जीवित रहा तो पूरी जर्मनी बर्बाद हो जाएगी। 20 जुलाई 1944 को कर्नल क्लॉस बर्नस्टेनबर्ग ने हिटलर की बैठक में एक बम लेकर पहुंचे। उन्होंने बम को एक ब्रीफकेस में रखा था और बैठक शुरू होने वाली थी। वह वहां से निकल गए। कुछ ही मिनटों बाद एक जोरदार धमाका हुआ। कमरे में मौजूद कई लोग मारे गए, कई गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन हिटलर बच गया, क्योंकि जिस भारी लकड़ी की मेज पर बैठक हो रही थी उसके मोटे पैर और मजबूत ढांचे ने विस्फोट की दिशा को बदल दिया। विस्फोट की सबसे बड़ी ताकत सीधे हिटलर तक नहीं पहुंची। इतिहासकार मानते हैं अगर उस दिन ब्रीफकेस कुछ इंच दूसरी तरफ रखा होता तो शायद दुनिया का इतिहास बिल्कुल अलग होता। हिटलर बच गया, लेकिन अब वह पहले से भी ज्यादा क्रूर हो चुका था। इस साजिश के बाद हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, सैकड़ों अधिकारियों को फांसी दी गई और विरोध की लगभग हर आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। लेकिन अब युद्ध की दिशा बदल चुकी थी। पूर्व में सोवियत सेना लगातार आगे की ओर बढ़ रही थी। पश्चिम से ब्रिटेन, अमेरिका और उनके सहयोगी देश जर्मनी की ओर बढ़ रहे थे।
हिटलर का साम्राज्य धीरे धीरे बिखर रहा था। जिस आदमी ने कभी पूरी दुनिया को झुकाने का सपना देखा था, अब वह खुद ही चारों तरफ से गिर चुका था। फाइल नंबर के चौथे पेज की फाइल यहीं बंद होती है। अब इस फाइल का आखिरी पेज खोलते हैं, जहां इतिहास के सबसे ताकतवर तानाशाह का अंत होगा, और हम जानेंगे कि आज 80 साल बाद भी हिटलर को समझना क्यों जरूरी है। आखिरी दिन और इतिहास का सबसे बड़ा सबक। फाइल नंबर के पिछले 4 पन्नों में हमने देखा कैसे एक असफल कलाकार एक सैनिक बना, फिर नेता बना, फिर तानाशाह बन गया, और अब आखिरकार पूरी दुनिया को युद्ध की आग में उसने झोंक दिया। लेकिन इतिहास में कोई भी साम्राज्य हमेशा नहीं टिकता है। और अब फाइल नंबर का आखिरी पन्ना खुलने वाला है। साल 1945। अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी थी। जिस जर्मन सेना ने कभी यूरोप को हिला दिया था, वह अब लगातार पीछे हट रही थी। पूर्व से सोवियत सेना, पश्चिम से अमेरिका, ब्रिटेन और उनके सहयोगी तीनों दिशाओं से जर्मनी को घेर चुके थे। बर्लिन, जो कभी नाजी साम्राज्य की राजधानी था, अब बमों की आवाज से कांप रहा था। हर तरफ धुआं था, टूटती हुई इमारतें थीं और उन लोगों की चीखें जो कभी हिटलर को अपना उद्धारक मानते थे। अब वह खुद को भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। यह युद्ध जीतना असंभव लग रहा था, लेकिन हिटलर हार तो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इसी दौरान वह बर्लिन में एक बंकर में रहने लगा। यही बंकर उसकी जिंदगी का आखिरी ठिकाना बनने लगा था। हिटलर दिन रात वहीं बैठकर युद्ध की जानकारी लेता था, नक्शों पर काल्पनिक योजनाएं बनाता था और अपने जंगलों को आवाज देता था, आदेश देता था, जिन्हें पूरा करना अब लगभग असंभव हो चुका था। कई सैन्य अधिकारी उसे सच बताना चाहते थे, लेकिन अब कोई भी उसकी आंखों में आंखें डालकर यह कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि जर्मनी हार चुका है। 20 अप्रैल 1945। बाहर युद्ध जारी था, लेकिन उसी बंकर के भीतर एक अजीब घटना हुई। हिटलर ने अपनी लंबे समय की साथी ईवा ब्राउन से विवाह कर लिया। यह शादी किसी महल में नहीं हुई थी, ना कोई उत्सव था, ना कोई मेहमान था, ना कोई संगीत था। सिर्फ गिने चुने लोग थे और चारों तरफ मौत का सन्नाटा। लेकिन यह शादी केवल एक दिन चली। अगले ही दिन 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली। इतिहासकारों के अनुसार उसने जहर भी लिया था और गोली खुद को मारी थी। दूसरी ओर इवा ब्राउन ने भी जहर खा लिया और अपनी जान दे दी। हिटलर के आदेश के अनुसार उसके शवों को बाहर निकाला गया और जलाकर राख कर दिया गया, ताकि वे दुश्मनों के हाथ में ना लग सकें। जिस आदमी के आदेश पर करोड़ों लोग मारे गए, जिसके सामने पूरी सरकार झुकती थी, जिसका भाषण सुनने लाखों लोग आते थे, उसका अंत एक बंकर में हुआ। ना कोई विजय थी, ना कोई सम्मान था, ना कोई ताज था, थी तो सिर्फ हार और विनाश। कुछ ही दिनों बाद 7 और 8 मई 1945 को जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन युद्ध खत्म होने का मतलब दर्द का खत्म होना नहीं था। जब मित्र देशों की सेनाएं नाजी कैंपों तक पहुंची, जो तस्वीरें दुनिया ने देखी, उन्होंने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया। हजारों कंकाल पड़े थे, कोई भूख से तड़पते हुए लग रहा था, गैस चेंबर में थे, शमशान था और मौत की फैक्ट्रियां थी, जिन्हें देखकर पूरी दुनिया को एहसास हुआ कि नफरत अगर सत्ता के साथ मिल जाए तो इंसान इंसान नहीं रहता। लेकिन फाइल नंबर केवल इतिहास सुनाने के लिए नहीं बनाई गई है। हर फाइल एक सवाल छोड़ती है और इस फाइल का सबसे बड़ा सवाल है, हिटलर को आज समझना क्यों जरूरी है? क्या इसलिए कि उसने युद्ध किया? क्या इसलिए कि वह तानाशाह था? इतिहासकार कहते हैं हिटलर की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उस प्रक्रिया की कहानी है जिसमें एक लोकतांत्रिक देश धीरे धीरे तानाशाही में बदल जाता है। यह कहानी बताती है कि जब आर्थिक संकट बढ़ता है, जब जनता गुस्सा में होती है, जब लोग किसी एक व्यक्ति को अपना मसीहा मानने लगते हैं, जब झूठे प्रचार को सच से ज्यादा ताकत मिल जाती है, जब मीडिया, शिक्षा और सरकारी संस्थाएं स्वतंत्र रहना छोड़ देती हैं, जब नफरत की राजनीति देशभक्ति के नाम पर स्वीकार कर ली जाती है, तब लोकतंत्र एक ही दिन में खत्म नहीं होता है, वह धीरे धीरे लोगों की आंखों के सामने खत्म होता है। और शायद लोगों को इसका एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। यही कारण है कि दुनिया के हर बड़े विश्वविद्यालय में हिटलर को आज भी शोध के रूप में देखा जाता है और उस पर शोध होती है। इतिहासकार आज भी उसकी राजनीति का अध्ययन करते हैं,
मनोवैज्ञानिक आज भी ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक पूरा समाज इतनी बड़ी हिंसा का समर्थन कैसे करने लगा। और राजनीतिक विशेषज्ञ आज भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं इतिहास फिर से खुद को दोहराने की तैयारी तो नहीं कर रहा है। फाइल नंबर में दर्ज यह आखिरी दस्तावेज हमें बताते हैं कि हिटलर की कहानी सिर्फ अतीत नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक ऐसी चेतावनी जिसे हर पीढ़ी को समझना चाहिए ताकि भविष्य अतीत की बातें सबसे बड़ी गलतियां को दोबारा ना दोहराएं। और इसी के साथ फाइल नंबर 1 अब बंद होती है, लेकिन इस फाइल के साथ एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, क्या तानाशाह पैदा होते हैं या समाज उन्हें पैदा करता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हिटलर की कहानी यहाँ तक आपने देख ली है तो इसे भारत की वर्तमान राजनीति से तुलना जरूर कीजिए। आपको बहुत कुछ दिखाई देगा, आपके मन में बहुत सारे सवाल उठेंगे, लेकिन आपको जवाब नहीं मिलेगा। मैं हूं आपके साथ अर्पित साक्य और आप देख रहे थे फाइल नंबर, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते हैं, हम इतिहास की फाइलें खोलते हैं और किसी एक टॉपिक को विस्तार से बताते हैं। अगली फाइल में एक नया नाम होगा, एक नई घटना होगी और इतिहास के कुछ दस्तावेज होंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।